हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ कॉन्वो विद स्कॉलर्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नीट 2020 की जो एस्पिरेंट थी, जिन्होंने हाल ही में नीट 2020 दिया था और उसका रिजल्ट आया था। उन्होंने इसके अंदर 68 रैंक हासिल की है, जो कि मार्क्स है उनके वो है 700 आउट ऑफ 720, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी मोटिवेट होंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। हर जो पूरी इनकी जो जर्नी थी वो हमने पूरी इस वीडियो के अंदर कवर की है। सो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहे। और एक कमाल की बात, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गिव अवे। आप में से कोई भी 2 व्यूअर जीत सकते हैं रियलमी के पावर बैंक्स, और कोई भी एक व्यूअर जीत सकता है अमेजोन के 500 का गिफ्ट वाउचर्स। तो पूरी वीडियो को देखिए, एंड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलते हैं। जो आज के जो हमारे स्कॉलर हैं वो हैं मिताली शर्मा, जिन्होंने नीट 2020 में 700 मार्क्स स्कोर किए हैं और रैंक स्कोर की है 68 रैंक। सो मिताली, वेलकम टू शकुंथाज। थैंक यू सो मच। मिताली, कैसा फील कर रहे हैं 700 मार्क्स स्कोर करके? आई फील वेरी गुड। मतलब मैं इस चीज़ के लिए 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सी कि मेरी फैमिली भी बहुत खुश है एंड ऑल द पीपल हु वर कनेक्टेड टू मी सब बहुत खुश है, तो आई आल्सो फील वेरी गुड। ओके, सो मिताली, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो आप इंस्टाग्राम ने, मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, काफ़ी फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे देखा काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं इस सेलिब्रिटी को? नीट के रिज़ल्ट के बाद मतलब काफ़ी कुछ ये हुआ है कि मतलब इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट, तो अब मुझे पता है दैट दिस इज़ शॉर्ट लिव्ड, कुछ थोड़े बहुत दिनों के लिए चलेगा आफ्टर रिजल्ट। तो इट्स ओके, अभी के लिए अच्छा फील कर रही हूँ, बट आई नो ये टेम्प्रेरी है, तो या 1-2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। या सो मिताली, कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से? मैं आई एम विशिंग, मतलब होपिंग कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए, बट इफ़ नॉट एम्स दिल्ली देन MAMC फॉर श्योर। ओके, सो मिताली, स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में। ओके, सो माय नेम इज़ मिताली शर्मा एंड आई बिलोंग टू आगरा, उत्तर प्रदेश। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं एंड आई हैव 2 younger sisters. I have completed my 10th standard here from Agra only, and I went to Allen Career Institute, Kota, for my 11th and 12th NEET preparation के लिए। तो मैं 11th और 12th के लिए वहाँ पर थी। ओके, सो मिताली, आपका 10th क्लास में कितना स्कोर रहा था? 10th में मेरा परसेंटेज था 96.8 ICSE बोर्ड से। सो मिताली, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आपको नीट ही करना है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 10th तक भी कुछ खास श्योर नहीं थी कि मुझे मेडिकल ही करना है, मतलब डॉक्टर ही बनना है या फिर नहीं। लास्ट मतलब प्री बोर्ड्स तक भी मैं बहुत कंफ्यूज थी, एंड इस कंफ्यूजन में ही मतलब मेरे पेरेंट्स ने बस मुझसे इतना पूछा था कि मतलब मैं इतनी श्योर थी कि साइंस लेनी है, एंड देन दे आस्क्ड कि मैथ्स या बायो, तो आई चोज़ बायो ओवर मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे इतना ज़्यादा कुछ भाता नहीं है। तो देन जब मैंने बायो चूज़ कर दी, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि फिर अगर बायो ही लेनी है, मतलब डॉक्टर ही बनना है, तो फिर कोटा जाके प्रिपरेशन कर लो, अच्छा रहेगा। एंड देन इट वाज डिसाइडेड, मतलब कुछ ऐसा प्री प्लान नहीं था, बस तभी डिसाइड हुआ था। ओके, सो आपने नीट के लिए प्रिपेयर करना कब स्टार्ट किया? 11th स्टैंडर्ड से, मतलब जस्ट बोर्ड्स देने के बाद विद इन अ वीक आई लेफ्ट फॉर कोटा, और फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अप्रैल 2018 से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, तो आप कोटा रह रहे थे, आप अकेले रहते थे, आपके कोई साथ रहता था? हाँ, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम में मैं अकेली रहती थी। ओके, तो आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी होंगी कोटा में, बताएंगे आप कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़? इनिशियली मतलब मैं कभी आज तक हॉस्टल में रही हूँ,
तो इनिशियली तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि हॉस्टल जाना और वहाँ पे अकस्टम होना, और वो भी मतलब पहली बार हॉस्टल और सिंगल ऑक्यूपेंसी में, तो थोड़ा लोनलीनेस फील होता था। उसके अलावा फैमिली की भी याद आती थी। तो द इनिशियल जो 1 महीना था कोटा में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मतलब मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। सारे काम खुद से करने हैं, मतलब वो सब कुछ झेलना। और उस टाइम पे क्या होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें पढ़ाई का प्रेशर या लोड इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने उस पहले महीने में ज़्यादा पढ़ाई का लोड लिया भी नहीं था। मैं बस अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ अकस्टम कर रही थी। उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर मैं एडजस्ट हो गई कोटा में। ओके, सो मिताली, जो सिचुएशन थी आप अकेले ने आपने हैंडल करी? हाँ, और कुछ खास कोई था भी नहीं, या ना मेरे कोई एज सच पुराने फ्रेंड्स थे जो कोटा में मेरे साथ गए थे, मतलब मैं अकेली गई थी। ओके, सो मिताली, आपका टारगेट क्या था जब आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि मुझे कितना मैक्सिमम कितना स्कोर करना है नीट 2020 के अंदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आगरा से कोटा गई, मतलब मैं जब आगरा छोड़ रही थी कोटा जाने के लिए, तो मैंने अपने दिमाग में कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि मैं, मतलब कोई ऐसा टिपिकल गोल नहीं था कि यही करना है। मुझे बस इतना था कि हाँ, जाकर मतलब अगर मैं प्रिपरेशन कर ही रही हूँ तो एक अच्छा सा डिसेंट कॉलेज गवर्नमेंट सीट मिल जाए MBBS की फर्स्ट अटेम्प्ट में, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं सोचा था। सो मिताली, अब आपकी प्रिपरेशन पर आते हैं। सो मिताली, आपका शेड्यूल क्या था? मॉर्निंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स का आप शेड्यूल बताइए प्लीज़। हाँ, तो 11th और 12th के शेड्यूल में थोड़ा डिफरेंस था। 11th में मैं थोड़ी ज़्यादा चिल्ड आउट नहीं हूँ, इतनी सीरियस नहीं थी। 12th में मैंने अपनी सीरियसनेस बढ़ाई थी। तो 11th में हमारी मॉर्निंग क्लासेस होती थी 6:45 से 12:30 या 1 बजे तक। तो मैं सुबह उठती थी 6 बजे के आसपास, तैयार होके क्लास चली जाती थी, ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करके अपना। फिर 4 क्लासेस होती थी हमारी, तो वो पूरा क्लास में अटेंड करती थी। फिर 1 बजे या 1:15 बजे तक हमारी क्लास छूटती थी। फिर मैं घर आती, मतलब हॉस्टल आती थी, अपना लंच वगैरह करती थी। उसके बाद मुझे 11th में बिल्कुल आफ्टरनून में सोने या नैप लेने की आदत नहीं रही है। तो मैं जस्ट आती थी और आते ही मतलब थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो अगर 1 बजे से क्लास छूटती थी तो मैं 2 बजे तक तो पढ़ने बैठ ही जाती थी। तो आकर सबसे पहले मैं रिवाइज़ करती थी जो भी करवाया उस दिन, मतलब जैसे 4 लेक्चर्स होते थे तो चारों लेक्चर्स का पूरा रिवाइज़ करना कि क्या क्या हुआ। उसके अलावा जो भी होमवर्क हमें उस दिन मिला हो और ये सब। और फिर मतलब जैसे शाम को 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर मैक्सिमम का एक ब्रेक लेती थी मैं, छोटा सा, कुछ खाने के लिए या कुछ भी ऐसे घूमने के लिए। उसके बाद फिर मैं 6 बजे से दोबारा पढ़ने बैठती थी 8-8:15 बजे तक। फिर डिनर कर लेते थे 8:15 तक। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत लेजर टाइम होता था कि मतलब किसी दोस्त के रूम में जाके बैठ लिए या फिर पेरेंट्स से बात कर ली कॉल पर। उसके अलावा जैसे लॉन्ड्री वगैरह आ जाती थी रात के टाइम पर, तो वो सब तो, और कमरा वगैरह ठीक करना, तो रात का टाइम फिर इसमें निकल जाता था। फिर एक बार रिवाइज़ कर लेती थी जो भी दिन में पढ़ा। उसके बाद फिर बस बैग सेट करके सो जाती थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग क्लास जल्दी की होती थी तो सोना भी जल्दी पड़ता था। अप्रोक्स 10 PM? नहीं, हाँ, मतलब 11th स्टैंडर्ड में 10-10:30 तक सो जाती थी। 12th में क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने अपना स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट कर दिया था 11th के कंपैरिजन में, तो मैं 12th में 11 बजे तक सोती थी और सुबह कंपल्सरीली 5 बजे तक उठ जाती थी, क्योंकि 1 घंटा पहले पढ़ती थी और फिर क्लास जाती थी 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो आपने बताया कि आपने 12th में अपना शेड्यूल चेंज किया था, तो आपने अपने आप में क्या ऑब्जर्व किया कि आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ा या फिर मॉडिफाई करना पड़ा? नहीं, मुझे बस ये था कि एक तो 11th में मेरे मार्क्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहा है, मतलब मैंने काफ़ी अच्छा भी स्कोर किया 11th में और मैं काफ़ी नीचे भी गई हूँ इन टर्म्स ऑफ स्कोर। मैं बहुत फ्लक्चुएट करती थी मार्क्स में।
प्लस मतलब वही मुझे लगता था कि मतलब 11th में जो मेरा स्केड्यूल है उसमें थोड़े फ्री स्पेसेस हैं, थोड़ी ऐसी जगहें हैं, ऐसा थोड़ा टाइम है जो मैं सेव कर सकती हूँ और मैं और पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और मुझे लगा कि अब ये लास्ट ईयर है मेरा 12th प्रेपरेशन के लिए, तो इस पर्टिकुलर साल में मैं जितना टाइम डिवोट कर सकती हूँ मैं उतना करूँ, इसीलिए मैंने अपना स्केड्यूल थोड़ा सा मॉडिफाई किया था 12th के लिए। ओके, सो आपने बताया कि आपका 11th में स्कोर मिनिमम रहता था, वो कितना मिनिमम था बताएंगे? नहीं मतलब ऐसे तो जब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल तो मेरा फर्स्ट जो मैं टेस्ट देकर आई थी एलन का, उसमें मेरे 691 आए थे। मैं सेटिस्फाइड थी इससे, मतलब मैं खुश थी हाँ ठीक है। लेकिन फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि हर मंथली टेस्ट के साथ साथ 10 नंबर या 5 नंबर या 15 मार्क्स कम होने लगे। तो मुझे थोड़ा लगा था कि शायद थोड़ा प्रेपरेशन ढंग से नहीं हो रही है या मैं डाउन जा रही हूँ। लेकिन और फिर क्या हुआ कि बीच में आई थिंक अगस्त सितंबर में एक हमारा टेस्ट हुआ था, उसमें उस पर्टिकुलर टेस्ट में मैं बहुत ज़्यादा डर गई या घबरा गई या मुझे नहीं पता उस टेस्ट में क्या हुआ था मेरे साथ, बट मेरे मार्क्स उस टेस्ट में आए थे 575, जो शायद आज तक का, शायद नहीं पक्का आज तक का मेरा लोएस्ट स्कोर है किसी भी टेस्ट में नीट बेस्ड। तो उस पर्टिकुलर टेस्ट में मतलब मैं जब टेस्ट दे रही थी तो टेस्ट में ठीक से दे रही थी, मैं सब कुछ ढंग से कर रही थी, लेकिन फिर जब मैं फिज़िक्स तक पहुंची तो मैंने नोटिस किया कि बहुत कम टाइम बचा है, और जब मैंने नोटिस किया कि बहुत टाइम कम बचा है तो मैं घबरा गई और फिर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। फिर ऐसे लग रहा था कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा अब, और फिर मैं मतलब फिज़िक्स बिल्कुल ढंग से अटेम्प्ट ही नहीं करके आई, इस वजह से स्कोर काफ़ी डाउन चला गया। और उस पर्टिकुलर टाइम पर मतलब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि मुझे लगा था कि अब तो मतलब नीट खराब ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और फिर मेरे पेरेंट्स भी बहुत मतलब डर गए थे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो उसी दिन जिस दिन हमारा टेस्ट हुआ था उसके अगले दिन मेरे फादर मुझसे मिलने कोटा आए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे सपोर्ट किया, काउंसिल किया। उन्होंने कहा कि नहीं मतलब पढ़ते रहो, हो जाएगा सब। तो तब मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया। फिर वहाँ से मैंने अपने आप को कूल रख के पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तब मेरे दिमाग से डर निकल गया था कि अगर मार्क्स कम भी आ गए तो कुछ खास बड़ा हो नहीं जाएगा। तो फिर जब अगले टेस्ट से मैंने विदाउट किसी फियर के टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव किया। ओके, तो आपने बताया कि आपका मिनिमम स्कोर 575 रहा है और जो आपका नीट का स्कोर है वो है 700। तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर था 700 से ज़्यादा था या फिर कितना था? मतलब आपका जो मैक्सिमम स्कोर था टेस्ट सीरीज़ के अंदर वो कितना था? मैंने आज तक मैक्सिमम 705 स्कोर किया है एक टेस्ट में जो 12th में हुआ था। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे प्रेपरेशन का या मेरे 2 साल के प्रेपरेटरी फेज का कोई टर्निंग पॉइंट था तो वो टेस्ट था जब 12th का सेकंड टेस्ट था जो मैंने दिया था, और उसमें मेरे 705 मार्क्स आए थे। और वो पहली बार ऐसा कभी हुआ था कि मैं 700 टच करी हूँ या मैं 700 क्रॉस करी हूँ। तो उस टेस्ट से मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मतलब अगर मैं एलन के टेस्ट में इतना स्कोर कर सकती हूँ तो मेन एग्ज़ाम में भी कुछ इसके आसपास मेरा स्कोर रह सकता है, देयर आर चांसेस। ओके, सो मिताली, इतना पढ़ने के बाद माइंड को रिलैक्स करना काफ़ी ज़रूरी है। सो मिताली, आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? तो मैं यूजुअली मतलब मुझे डांस का बहुत शौक़ है, तो मैं लेकिन हमारे हॉस्टल में क्या होता है कि मतलब हर हॉस्टल की ये कहानी होती है कि ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आप प्ले वगैरह नहीं कर सकते हो। तो मैं ईयरफोन्स लगा के मोस्टली गाने सुन लेती थी, नहीं तो ईयरफोन्स लगा के डांस कर लेती थी। नहीं तो हमारे हॉस्टल के सामने एक पार्क था तो मैं वहाँ घूमने चली जाती थी, नहीं तो मतलब ऐसे राउंड लगा लिया कहीं पर, या फिर मैं ड्राइंग वगैरह कर लेती थी। कभी बोर हो रही होती थी या पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो ये सब ट्राई कर लेती थी। नहीं तो मेरे पास स्मार्टफोन भी था कोटा में, तो यूट्यूब पे कुछ देख लेती थी, कोई मोटिवेशनल वीडियो या ऐसे कुछ। ओके,
सो मिताली, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपका पढ़ने का तरीका क्या था, कि आप पढ़ते कैसे थे, वो बताइए। आई थिंक सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है एंड सबकी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज भी डिफर करती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि जो भी क्लास में उस पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ाया जा रहा है, जिस भी चीज़ का लेक्चर मैं अटेंड कर रही हूँ, वो चीज़ मैं 100% जो टीचर पढ़ा रहा है समझ सकूँ। और अगर मुझे कोई भी डाउट है, मतलब मुझे कोई भी चीज़ ऐसी है जो टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं समझ आ रही है, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं अपने सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही क्लियर कर लूँ, कुछ भी क्लास के बाहर नहीं जाए। तो ये चीज़, उसके अलावा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उसी दिन का उसी दिन रिवाइज कर लेना, कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ना, सारा होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहना। और उसके अलावा जो भी बैक पोर्शंस हैं उनको रेपिटेडली रिवाइज करते रहना। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। ओके मिताली, आपको भी पता है कि नीट के लिए जो फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा टिपिकल माना जाता है, तो आपको फिज़िक्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? फिज़िक्स, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एटलीस्ट 12th इवन 11th में भी, मतलब मुझे पूरे 2 साल की जर्नी में कभी भी फिज़िक्स डिफ़िकल्ट नहीं लगी है, कभी एज सच इतनी फिज़िक्स में प्रॉब्लम नहीं आई है। कभी कभार टेस्ट में मार्क्स कम रह जाते थे, वो एक अलग बात है, वो मेरे साथ हर सब्जेक्ट के साथ किसी ना किसी टेस्ट में हुआ है। लेकिन फिज़िक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग से यही रखा है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो मैं ढंग से पढूं, सारे डाउट्स साथ साथ क्लियर करती चलूं। उसके अलावा मैं कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा सॉल्विंग वाले पोर्शन पर करती थी, मतलब और थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए मैं फॉर्मूला चार्ट्स या जैसे शॉर्ट नोट्स बना के रख लेती थी। और जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, मतलब जब भी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है या मैं फ्री हूँ, तो मैं वो फॉर्मूला चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाती थी और बस उन पे नज़र मारती रहती थी, ताकि मुझे वो चीज़ें याद रहें और फिर मुझे ज़्यादा थ्योरी पढ़नी ना पड़े और मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आसानी से कर पाऊँ। ओके सो आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी नीट 2020 के लिए प्रिपेयर करने के लिए? डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगता है कि पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोटा में जाके अकोमोडेट करना, कोटा में जाके रहना, मतलब पूरा उसके एनवायरनमेंट, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि जो कोटा का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और वहाँ पर मतलब सब बहुत ही मतलब इतना अच्छा माहौल नहीं कहते हैं लोग कोटा को। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोटा का माहौल ख़राब था, बट हाँ डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव बहुत है। और कभी कभार क्या होता है कि मतलब मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट हो जाते हैं हम। अगर हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ पढ़ रहा है, वो हमसे कम पढ़ रहा है, उसके मार्क्स तो भी ज़्यादा आ रहे हैं, या मतलब कोई है जो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, हमारे साथ ही रहता है पूरे टाइम, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पर बहुत थी। तो उससे भी थोड़ा मुझे कभी कभार अफेक्ट होता था जब मैं देखती थी कि मतलब मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ बट देयर आर मैनी पीपल जो मुझसे भी ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो थोड़ा डिमोरलाइज होती थी मैं। ये एक और डिफ़िकल्टी थी मेरी। उसके अलावा फिर मैं कहूँगी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी लास्ट में वॉज कोविड, मतलब कि जब अच्छा खासा मई में नीट होने वाला था और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी कि मैं मई में नीट देकर फ्री हो जाऊंगी, बट फिर जो कॉन्टिन्यूस पोस्टपोनमेंट था नीट का ड्यू टू कोविड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा मेरे लिए। मतलब मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था ये चीज़ कि बार बार नीट पोस्टपोन हो रहा है। ओके सो मिताली, आपको कभी लगा कि यार अब नहीं होगा मुझसे, कि इतने फेलियर्स, कुछ टेस्ट में मार्क्स आना, तो बताएंगे कि कभी लगा आपको कि मुझसे नहीं होगा अब? हाँ, ऐसे प्रेपरेशन के बीच में जैसे मैंने बताया कि डिफ़िकल्टीज आती रहती थी, तो मतलब 11th में स्पेशली जैसे मैंने बताया कि मेरा स्कोर बहुत फ्लक्चुएट होता था, तो ऑन द डेज़ कि जब मैं टेस्ट्स में यूजुअली बहुत कम स्कोर करती थी या मतलब अपने एक्सपेक्टेड स्कोर से कम स्कोर करती थी, तो मुझे हमेशा एक ये फीलिंग आती थी कि यार अगर नीट में भी ऐसा ही हो गया, अगर नीट में भी मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना फुल्ली मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाई, तो 2 साल की प्रेपरेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी और मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। तो मतलब
कुछ पॉसिबल। ओके, सो मिताली आप इन फेलियर्स को कैसे मैनेज किया? मैं बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं जब भी लो फील कर रही होती थी या मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी। वो बहुत सपोर्टिव थे। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे होम टाउन से जो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं 2 साल। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं अपने किसी फ्रेंड से कॉल करके बात कर लेती थी। उसके अलावा जो हमारी फैकल्टीज़ थी, जो हमारे टीचर्स थे, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। वो हमेशा हमें हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे और हमेशा हमें सपोर्ट करते थे। हमेशा हमें समझाते थे कि एक बुरा टेस्ट डज नॉट मीन कि हमारा नीट में कुछ नहीं हो सकता या हम नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो आप ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज करते थे? कभी मार्क्स ओवर कॉन्फिडेंस मुझे मैनेज कर लेता था मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जैसे कभी कभार जैसे मैंने बताया कि अगर स्कोर बहुत अच्छा चला गया तो समटाइम्स या वो ह्यूमन नेचर है कि वो जो आता है कि अच्छा अब तो मुझे आता है, तो या तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, लगता है कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके बाद जब ऑटोमेटिकली अगले टेस्ट में मार्क्स गिर जाते थे तो अकल आ जाती थी कि हाँ पढ़ना है और पढ़ के ही मार्क्स आएंगे। ओके, सो मिताली मैंने आपको काफ़ी बार देखा है सोशल मीडिया पर, आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन आप ये बताइए कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप एक्टिव रहते थे? नहीं, मतलब जैसे 11th स्टैंडर्ड में जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगा था कि मतलब मैं सोशल मीडिया हैंडल कर लूँगी। मतलब मुझे सोशल मीडिया के बारे में मैंने कुछ ऐसा खास सोचा ही नहीं था कि मुझे बंद कर देना चाहिए या समथिंग। मैं जब कोटा गई थी तो मेरे पास स्मार्टफोन था ना, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे स्टॉप किया फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। तो मैं सोशल मीडिया एज इट इज़ जैसे मैं उससे पहले यूज़ करती थी मैं वैसे ही कर रही थी। लेकिन इवेंचुअली 1.5-2 महीने में मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मैं अपने आसपास देखती थी कि मतलब और जो लोग हैं उनके पास सोशल मीडिया तो दूर स्मार्टफोन तक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दूं और उस चक्कर में मैं अपनी प्रेपरेशन को ख़राब ना कर दूं। मतलब मैं जिस चीज़ के लिए कोटा आई हूँ वो स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप अपना सोशल मीडिया पूरा सब कुछ जो भी मैं यूज़ करती थी सब कुछ हटा दिया था फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो प्रेपरेशन के टाइम में वो स्टार्टिंग के 2 महीने छोड़ के मैंने सोशल मीडिया नहीं ओके, सो मिताली आप डांसर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं और फिलहाल आप टॉपर भी हैं। सो मिताली कैसे मैनेज किया ये सब, प्लीज़ बताएं। आई थिंक जब लॉकडाउन हुआ था तो मतलब क्या हुआ था कि जब हम हमारे बोर्ड्स हो गए थे उसके बाद मेरा फाइनल था कि मुझे कोटा वापस जाना है अपने बोर्ड्स देकर और वहाँ जाकर वापस से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि तब तक नीट पोस्टपोनमेंट नहीं था, तब तक था कि 3 मई को नीट हो जाएगा। तो मैं मार्च में कोटा वापस चली गई थी और मैं अपनी प्रेपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दी थी नीट के लिए। लेकिन फिर 10 दिन में मतलब मैं शायद 15 मार्च को कोटा गई थी और 10 दिन के अंदर अंदर लॉकडाउन वगैरह सब हो गया और ये भी अनाउंस हो गया कि नीट पोस्टपोन हो रहा है। तो उसके बाद फिर जब ये पता चल गया कि नीट पोस्टपोन ही हो रहा है तो मेरी सीरियसनेस चली गई और समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता था कि मतलब प्रेपरेशन मेरी हो रखी है, मतलब आता तो है सब, जस्ट एक रिवीजन और चाहिए और वो नीट से पहले हो जाएगा तो नीट ठीक ठाक तो मैं दे आऊँगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मतलब मैं बोर हो गई थी एक्चुअली पढ़ाई से कि बार बार मैं वही चीज़ मुझसे पढ़ ही नहीं जा रही थी। और फिर तब मैं थी कोटा में तो फिर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी फोर्स किया कि अब वापस आ जाओ। तो फिर मैं अप्रैल में फाइनली वापस गई थी, कोटा से आगरा में वापस आई थी। फिर जब मैं घर आई तो और ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मतलब मुझे घर पे पढ़ने की आदत नहीं रह गई थी कि मैंने 2 साल कोटा में प्रिपेयर किया है, तो कोटा में रहकर मतलब मेरे रूम में पढ़ने की आदत थी मुझे। तो फिर जब मैं घर आई तो घर आकर भी यही हुआ कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो दैट वाज द टाइम जब मैंने ब्लॉगिंग और डांसिंग ये सब वापस से स्टार्ट किया था। मतलब मैं पहले करती थी जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, बट रीस्टार्ट मैंने ये सब लॉकडाउन के बाद जब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, तो इस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस भी किया था तो दे सपोर्टेड मी, दे सेड कि हाँ कर लो कोई बात नहीं, मतलब अभी के लिए जब तक नीट पोस्टपोन्ड है और अभी नीट की सर्टेनिटी भी नहीं थी कि नीट कब होगा,
तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जब सर्टेनिटी हो गई कि 13 सितंबर को नीट होने वाला है, तो नीट के 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले से मैंने अपना सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, डांसिंग फिर से सब दोबारा छोड़ दिया था एंड 1.5 मंथ फुल मैंने नीट पे कॉन्सेंट्रेट किया। ओके, सो एट लास्ट मिताली, आप अपनी सक्सेस की जो ये क्रेडिट है ये आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले आई वांट टू थैंक गॉड, उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो कि पूरे 2 साल बहुत सपोर्टिव रहे हैं मुझे और मेरी प्रेपरेशन को लेके, एंड उसके अलावा एलन का रोल, मतलब एलन हैज़ अ बिग हैंड इन माय सक्सेस। ओके, सो मिताली, कोविड सिचुएशन आ गई थी, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया था, और आपने बताया कि आपके मोम और डैड दोनों डॉक्टर हैं, वो लोग आइसोलेटेड रहते थे, और आपने सब कैसे मैनेज किया? मतलब पेरेंट्स से दूर कैसे मैनेज किया? वो बस जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली यही वाली प्रॉब्लम थी कि पहले तो मेरा खुद ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैं कोटा से आगरा वापस आई तो वो एनवायरनमेंट चेंज वाला मतलब माइग्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस वजह से भी मेरा मन नहीं किया। तो इनिशियली तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कोविड पेशेंट्स को नहीं हैंडल कर रहे थे, तो तब तक तो मतलब घर में सब कुछ ठीक था, तो बस यही था कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता था और मैं बोर बहुत होती थी, तो और मैं इरिटेट भी बहुत होती थी एट टाइम्स, क्योंकि मैं चाहती थी कि नीट जल्दी से जल्दी होके फिनिश हो जाए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा सब कुछ प्रिपेयर्ड था, तो मुझे इरिटेशन होता था कि मतलब ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है उसे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इट वाज लाइक कि जल्दी से हो जाए, तो फॉर दैट मैटर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लिया करती थी, वो भी इसी चीज़ में सपोर्ट करते थे कि मतलब कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कोविड सिचुएशन थी, इसमें मैंने 1 या 2 मंथ्स का फुल ब्रेक लिया था पढ़ाई से, मतलब 1-2 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दी थी पढ़ाई, जो लॉकडाउन के मंथ्स थे, क्योंकि मुझसे खुद नहीं पढ़ा जा रहा था। ओके, जो भी हो, अंत भला तो सब भला। सो लास्ट मोमेंट पे नीट एस्पिरेंट्स के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़ अबाउट योर प्रिपरेशन, मतलब डेडिकेटेड होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़ अगर हमने प्लान किया है कि हम 6 घंटे की पढ़ाई करना चाहते हैं, और किसी दिन अगर हमें लगता है कि हमारा मन नहीं कर रहा है और हम नहीं कर पाएंगे 6 घंटे की पढ़ाई, तो 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ लो, बट बी कंसिस्टेंट। फ्लो मत ब्रेक करो पढ़ाई का, क्योंकि एक बार फ्लो ब्रेक हो जाता है तो फिर वापस से फ्लो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर पढ़ाई फ्लो में पूरे 2 साल चलती रहेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। Okay, thank you so much Mitali for connecting us, and again congratulations to you. So Mitali, okay, आप सभी भी जाके मिताली का इंस्टाग्राम, यूट्यूब चेक कर सकते हैं। मिताली का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मिताली 0107, और यूट्यूब पर मिताली शर्मा के नाम से आपको मिल जाएंगे। काफ़ी कंटेंट ये आपको नीट के लिए गाइड भी कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप जाके ज़रूर वहाँ पर चेक कीजिए। रेगुलरली अपडेट्स दे रही है, इन्हों की जो पूरी डिटेल स्ट्रेटजी है हर सब्जेक्ट को लेकर, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच मिताली। If people watching this are liking this video, please give it a thumbs up. Comment below if you like this video. Share this video with your friends and subscribe to the channel of Shakunthas, and you can also follow them on Instagram. Okay, मिताली, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप अभी तक बने रहिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ था, उसका मैं बता दूं आपके लिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी गिव अवे है, एक लिंक है, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करिए। और दिवाली के ऊपर 14 नवंबर को इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम 14 नवंबर को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। 14 नवंबर तक इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स एंड 14 नवंबर को इसका रिज़ल्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।